हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीबीबी मॉड्यूल बी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ योर पीबीबी। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि पीबीबी मॉड्यूल बी से ही एक अकेला मॉड्यूल है जिससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पीबीबी में आते हैं। तो वो सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये केस है, मेसर शक्ति प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। द कंपनी हैज अप्लाइड टू XYZ बैंक फॉर द वर्किंग कैपिटल लिमिट। डेटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज अवेलेबल. Operating expenses given are 900 lakhs. Annual turnover of company given is 1200 lakhs. Average raw material holding period given is 2 months. Finished goods holding period given is 1.5 months. Debtor collection period given is 1.5 months. Creditor payment period given is 1 month. Current assets of the company given is 250 lakhs. The bank is to assess the working capital requirement as per the operating cycle method and also compare with the turnover method. Projected turnover to grow by 10%. Answer the questions 1 to 3 based on the given data. So ये एक मैंने कंप्लीट एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हम लोग टर्नओवर मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो भी समझ लेंगे, और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से कैसे करते हैं वो भी समझ लेंगे इस पूरे क्वेश्चन में। तो ये पूरा केस है। अब इस पर पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बेस्ड है। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन, व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ऑफ द कंपनी। सो ऑपरेटिंग साइकिल आपको निकालनी है कितने टाइम पीरियड की है इनकी। तो फॉर्मूला यूज होता है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड जो है, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस होता तो वो ले लेते, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, प्लस फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, प्लस डेटर्स, माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कितने टाइम पीरियड की एक साइकिल है। सो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है हमारा 2 मंथ्स का, फिनिश्ड गुड्स 1.5 मंथ का 1.5, डेटर कलेक्शन भी 1.5 और क्रेडिटर पेमेंट 1 मंथ। सो यही फिगर्स हम लोग पुट कर देंगे, 2 मंथ्स प्लस 1.5 प्लस डेटर्स का 1.5 और क्रेडिटर का 1 मंथ। सो ऑपरेटिंग साइकिल आपका कितना टाइम पीरियड का आ गया, 4 मंथ्स का। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। देखिए पीबीबी के न्यूमेरिकल्स होते सिंपल है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ उतना पूछा था, तो आई होप समझ में आ गया। ये फॉर्मूला होता है, एग्जाम में अगर वर्क इन प्रोसेस होल्डिंग पीरियड हो तो वो भी ऐड हो जाएगा। ओके, तो जो भी स्टॉक का होल्डिंग पीरियड है, वेदर इट्स इन द रॉ मटेरियल फॉर्म, फिनिश गुड्स, WIP, प्लस डेटर्स पीरियड माइनस क्रेडिटर पीरियड, इससे आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाता है। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 4 मंथ्स, मतलब 4 मंथ्स का टाइम पीरियड लगता है इस कंपनी को रॉ मटेरियल परचेज करके, उसको सेल करके और उससे कैश कलेक्ट करता है वो, ठीक है। डेटर से पेमेंट रिलाइज होके फिर से वापस वो साइकिल चालू होती है। तो 4 महीने का इसका पूरा एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ये देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे दे दिया है, तो ये आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अब देखिए ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछा जा सकता है। सो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर एनम, जितना उसका साल का खर्चा आ रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। सो इस कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, 900 lakhs है, और ऑपरेटिंग साइकिल 4 मंथ्स का है इसका, ठीक है। तो उसी को हम लोग पुट करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, 900 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। एक साइकिल इसका 4 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का एक साइकिल है,
ठीक है, मतलब 4 महीने में इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 12 महीने में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स रन करेगी। इसको यूनिटरी मेथड सिंपल यूज होना है और कुछ नहीं है इसमें। इसको अगर इस तरीके से लिखे 4 मंथ्स का 1 साइकिल है अगर, तो 12 मंथ्स में कितनी साइकिल आपकी रन होगी। सो टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितनी हो जाएगी, 3 साइकिल्स हो जाएगी। 4 महीने की एक साइकिल है, मतलब एक साइकिल एक साल में टोटल 3 ऑपरेटिंग साइकिल्स होगी, मतलब 3 बार ये कंपनी कैश से कैश कन्वर्ट करेगी, कैश से स्टॉक खरीदेगी, परचेज करेगी, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगी, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, डेटर सेल करेगी और कैश वापस कलेक्ट करेगी। इस तरीके की 3 साइकिल्स। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर एनम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। तो आपका आंसर आ गया 300 lakhs विच इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हो सकता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछा जाए, तो आपको पहले तो ऑपरेटिंग साइकिल्स कितनी होती है जो अभी हमने निकाली थी होल्डिंग पीरियड से, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स निकालनी है, ओके, और फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगा। तो ये दोनों स्टेप्स आपको करने रहेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस में मिला के किए। और फिर हो सकता है मैक्सिमम बैंक फाइनेंस आ जाए, तो क्योंकि मैक्सिमम बैंक फाइनेंस मेंशन नहीं है कि बैंक कितना देती है, नॉर्मली इट कैन वेरी लाइक बिटवीन 70 to 75% और मे बी 80%, तो वो मे भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 300 lakhs है, और अगर आ जाए कि बैंक इज प्रोवाइडिंग अराउंड 75%, ओके, तो 75% ऑफ 3 lakhs आप कर दीजिएगा, तो वो मैक्सिमम बैंक फाइनेंस आ जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन बोरोवर को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लाना रहेगा। नेक्स्ट है एज पर द टर्नओवर मेथड व्हाट इज द एलिजिबल बैंक फाइनेंस। अब इसी क्वेश्चन में मैंने टर्नओवर मेथड का भी यूज कर दिया। देखिए टर्नओवर मेथड के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कंपनी का एनुअल टर्नओवर कितना है, 1200 lakhs है अभी के पीरियड के लिए 24-25। अभी हम लोग को प्रोजेक्टेड टर्नओवर देखना होता है नेक्स्ट ईयर का, तो प्रोजेक्टेड टर्नओवर है कि उसका सेल्स ग्रो होगा बाय 10%, तो हम लोग टर्नओवर मेथड में उसी चीज का यूज करते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्टेड टर्नओवर क्या है, इट विल ग्रो बाय 10%, यानी कि 110 अपॉन 100 इंटू 1200 lakhs जो इसका अभी करंट टर्नओवर है। सो उसका अगले साल का टर्नओवर प्रोजेक्टेड हो गया, उसको आप सॉल्व कर लोगे तो 1320 lakhs। टर्नओवर मेथड ये कहता है कि जो भी प्रोजेक्टेड टर्नओवर होता है तो उसमें मान के चलते हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड टर्नओवर। सो हम लोग क्या करेंगे 25% यानी 1/4 इंटू 1320 lakhs कर देंगे, ओके। सो ये आपका आ जाएगा एक सेकेंड कैलकुलेटर खोलते हैं, 330 lakhs। तो 330 lakhs क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया, क्योंकि टर्नओवर मेथड कहता है जो भी प्रोजेक्टेड टर्नओवर है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसका 25% होता है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, बैंक फाइनेंस। बैंक कितना फाइनेंस करती है, जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है उसका 80% बैंक फाइनेंस करती है। सो 80% ऑफ 330 lakhs आप कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 264 lakhs। और 20% वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का बोरोवर कंट्रीब्यूट करता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप टर्नओवर का परसेंटेज भी निकाल सकते हो। अदरवाइज 25% वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है जिसका 80% बैंक फाइनेंस करती है एज पर द प्रोजेक्टेड टर्नओवर। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर पूछते बेनिफिशियरी कितना कंट्रीब्यूशन लाएगा तो 20% जो रिमेनिंग बचा या तो आप माइनस भी कर सकते हो, 330 माइनस 264 भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसको 20% भी निकाल सकते थे टर्नओवर का, और 5% कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हमने बता दिया निकालना, और उससे बैंक फाइनेंस भी निकाल दिया, और विदाउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि आप 1320 का भी सिर्फ डायरेक्टली 20% भी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट केस है मेसर सोन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैज अप्रोच्ड एबीसी बैंक फॉर द वर्किंग कैपिटल लिमिट। फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड। करंट एसेट्स है कंपनी के 400 lakhs, करंट लाइबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरोइंग्स इज 100 lakhs। द बैंक इज टू असेस द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस एज पर द
टंडन्स कमिटी, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग। आंसर द क्वेश्चंस 4 to 6। सो अब ये हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग और सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि उस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला जो 3 क्वेश्चन है इस केस पे बेस्ड, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल गैप ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले तो गैप निकालना आना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल गैप कुछ नहीं होता, करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग द बैंक बोरिंग्स। इस लाइबिलिटी में जो बैंक से बोरो किया है वो हम लोग कंसीडर नहीं करते, उसको एक्सक्लूड। सो करेंट असेट्स है 400 लाख का गिवन है। करेंट लाइबिलिटीज वैसे भी बैंक बोरोइंग हटा कर ही दी हुई है 100 लाख। अगर इंक्लूडिंग दी रहती और बैंक बोरिंग फिर से अलग से दी होती तो उतना माइनस कर देते, इसमें ऑलरेडी बैंक बोरिंग हटा के लाइबिलिटी दी है। सो वर्किंग कैपिटल गैप आपका सिंपली क्या आ गया 300 लाख। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ओके, इसमें कुछ नहीं था। अब हमें निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर द फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। तो फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग और सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग दोनों आने चाहिए। अब फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग के लिए सबसे पहले तो हम लोग को गैप निकालना होता है, तो वो हम लोग ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी से। सो वो तो हमने गैप तो निकाल ही लिया था, 400 लाख माइनस 100 लाख यानी कि 300 लाख। तो इतना गैप है। तो फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग कहता है जो भी गैप होता है किसी कंपनी का उसका 75% जो है वो बैंक फाइनेंस करती है और 25% जो होता है वो बोरोअर अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि मार्जिन मनी प्रोवाइड करता है। सो वर्किंग कैपिटल गैप है 300 लाख का, तो मैक्सिमम जो बैंक फाइनेंस करेगी वो कितना करेगी एज पर फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग 75% ऑफ 300 लाख। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 225 लाख। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं कि फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में कितना मैक्सिमम बैंक फाइनेंस करती है। तो ये पता होना चाहिए जो भी वर्किंग कैपिटल गैप है उसका 75% मैक्सिमम बैंक फाइनेंस करती है अंडर फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ यू हैव टू फाइंड अंडर सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग के हिसाब से अब हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगेन कुछ भी निकालना, हमें सबसे पहले तो गैप निकाल लेंगे जो हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, 400 लाख माइनस 100 लाख। तो गैप तो है 300 लाख का, बट सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग ये कहता है इसमें बोरोअर पहले लेकर आएगा पैसा कितना 25% ऑफ करेंट असेट्स। उसमें गैप का 25% लाता था एक तरीके से। इसमें क्या लाता था फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में 75% ऑफ गैप बैंक देती थी और 25% ऑफ गैप बोरोअर लाता था। इसमें जो करंट एसेट्स है उसका 25% कंट्रीब्यूशन पहले बोरोअर मार्जिन मनी लेकर आएगा। तो बोरोअर खुद का कितना ला रहा है 25% यानी 1/4 इंटू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है 400 लाख। सो 100 लाख इज योर मार्जिन मनी। मार्जिन मनी भी निकालने को आ सकती है। तो ये देखिए इतना कंट्रीब्यूशन बोरोअर लाएगा। अब जो रिमेनिंग गैप बच गया वो बैंक फाइनेंस करेगी। सो बैंक कितना फाइनेंस करेगी, अब बैंक फाइनेंस इज इक्वल टू जो गैप था 300 लाख माइनस 100 लाख, तो कितना हो गया 200 लाख। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में बोरोअर विल ब्रिंग 25% ऑफ द गैप मनी। ओके, और सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग में बोरोअर विल ब्रिंग 25% ऑफ करंट एसेट एंड द रिमेनिंग गैप वुड बी फाइनेंस्ड बाय बैंक। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो नाउ आई होप जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते थे आपको सभी समझ में आ गए। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड भी देख लिया, टर्नओवर मेथड भी, फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग भी, सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग। थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग में आता नहीं है क्वेश्चन क्योंकि वो ऑब्सोल्यूट हो गया है। देखिए इन सभी का मैंने इसीलिए एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, तो वो आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैंक शुड अवॉइड द कंसंट्रेशन रिस्क दैट इज नॉट एक्सपोज द बैंक टू अ सिंगल और ए ग्रुप ऑफ बोरोवर्स और ज्योग्राफी। दिस इज बेस्ड ऑन विच कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। ऑप्शंस आर लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, सेफ्टी। सो देयर आर टोटल 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग जो आपको पता होने चाहिए। ये वाला कौन सा प्रिंसिपल है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। जो ये कह रहा है जैसे जो बेस्ड है इस प्रिंसिपल पे कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वही कह रहा है बैंक्स को कंसंट्रेशन रिस्क अवॉइड करनी चाहिए।
एक ही टाइप के बोरोवर पे बहुत हैवी एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, एक ही टाइप के रीजन में सारा लैंडिंग नहीं करना चाहिए। तो टोटल 6 प्रिंसिपल्स है। लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ये कहता है कि भाई जैसा जो टाइम पीरियड है रीपेमेंट का उस हिसाब से पैसा रिटर्न हो जाना चाहिए, बैंक को वापस मिल जाना चाहिए, जिससे उसका एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट अच्छे से चल सके। प्रॉफिटेबिलिटी, जो बैंक लोन देगी तो उस पर सफिशियंट भाई उसको रिटर्न स्प्रेड मेंटेन करना है, उतना उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन हमने देख लिया। सेफ्टी, एटलीस्ट जो बैंक का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो नहीं डूबना चाहिए, वो सेफ रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका और कौन सा है, सिक्योरिटी, एडुकेट सिक्योरिटी बैंक्स लेती है। और पर्पस, यानी कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन देना है, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के लिए नहीं देना है। तो दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पर्पस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अ बैंक्स एक्सपोजर इज limit to a single NBFC excluding gold loan companies will be restricted to dash of the bank's eligible capital base, while the bank finance to a group of connected NBFC is restricted to dash of their tier 1 capital. Options are 10% and 15%, 20% and 25%, 15% and 20%, 25% and 30%. सो राइट आंसर है 20% एंड 25%। तो बैंक का जो टोटल एक्सपोजर है सिंगल एनबीएफसी में 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी में 25% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, दोनों में टीयर 1 कैपिटल है। बट अगर बैंक ऐसे एनबीएफसी को लोन दे रही है जो मेनली गोल्ड ज्वेलरी को कोलेटरल रख के लोन देता है, जैसे मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम फाइनेंस है, तो वहां पर मैक्सिमम एक्सपोजर बैंक का कितना हो सकता है, 7.5% ऑफ टीयर 1 प्लस टीयर 2, जो गोल्ड लोन्स वगैरह मेनली एनबीएफसी प्रोवाइड करती है। और एडिशनल एक्सपोजर इट में गो अप टू 12.5%। अगर ये जो एडिशनल पोर्शन है 5%, दैट इज बीइंग यूज्ड टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो फिर वहां पर बैंक और एडिशनल लेंडिंग कर सकती है उन एनबीएफसी को जो मेनली गोल्ड ज्वेलरी को कोलेटरल रख के फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज बाकी एनबीएफसी के लिए 20% एक्सपोजर है, ओके, ऑफ टीयर 1 कैपिटल। इनके लिए 7.5% ऑफ टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल है, which may go up to 12.5%. नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, an account on NPA has an outstanding balance of 6 lakhs. The security present is valued at 3 lakhs. In 2021, the account turned into doubtful category. What provisioning is to be done in 2023? So, अगर वो 2021 में अकाउंट ऑलरेडी D1 कैटेगरी में स्लिप हो गया है, लिखा है D1 कैटेगरी में 1 साल के लिए अकाउंट रहता है, तो 23 में वो कहाँ चला गया होगा, D2 कैटेगरी में चला गया होगा। अब D2 के हिसाब से हम लोग को प्रोविजनिंग करनी है। सो जितना भी सिक्योर्ड पोर्शन होता है D2 के अंदर में, वहां पे प्रोविजनिंग नॉर्म्स है 40%, और जो भी अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है वहां पे प्रोविजनिंग बैंक्स को करनी होती है फुल 100%। अब बैंक्स का जो लोन था, आउटस्टैंडिंग लोन, वो कितने का था, दिया हुआ है 6 लाख का। 6 लाख में सिक्योरिटी है 3 लाख की, तो सिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया, 3 लाख का हो गया, और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया, 6 लाख माइनस 3 लाख, इतना अनसिक्योर्ड है जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी बैंक के पास नहीं है। तो जो भी सिक्योर्ड पोर्शन है इस पे बैंक 40% की प्रोविजनिंग करेगी, ओके। सो 40% ऑफ 3 लाख निकाल लेंगे हम लोग, ये आपका आ जाएगा 1.2 लाख, और अनसिक्योर्ड पोर्शन भी 3 लाख का बचा है, इस पे बैंक पूरा 100% की प्रोविजनिंग करेगी, यानी कि पूरे 3 लाख की प्रोविजनिंग। सो टोटल प्रोविजनिंग कितनी हो जाएगी बैंक की, टोटल प्रोविजनिंग हो गई 1.2 लाख प्लस 3 लाख, यानी कि टोटल प्रोविजनिंग हो गई 4.2 लाख की, ओके। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं एनपीए के ऊपर। अब इसमें सब स्टैंडर्ड असेट में भी हो सकता था, ये अभी अकाउंट स्लिप होता सब स्टैंडर्ड में, तो वहां पे जो सिक्योर्ड पोर्शन है उस पे हम लोग 15% की प्रोविजनिंग करते हैं, अनसिक्योर्ड पे 25% की करते हैं, तो उस तरीके से हम लोग को ये करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.2 लाख, ओके। इसका भी ये फुल एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन हियर। नेक्स्ट है, अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, adjudicating authority for insolvency resolution of individuals and partnership firms other than LLP is dash. Options are National Company Law Tribunal,
हाई कोर्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट। सो जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट, अब उसके अंदर में दो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है आपकी, डीआरटी है और एनसीएलटी है। डीआरटी केसेस डील करती है रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स, और एनसीएलटी केसेस डील करती है ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, एलएलपीज एंड कॉर्पोरेट्स। सो इसमें किसका पूछा है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म। तो राइट आंसर क्या होगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी। इनका अपीलेट अथॉरिटी पूछते कौन होता है, सो डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, नेक्स्ट है अंडर आईबीसी 2016 टाइम फ्रेम फॉर द कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी विच इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज डैश। ऑप्शंस आर 90 days, 120 days, 180 days, 240 days। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी 180 days। 180 days का टाइम पीरियड है कि ये सारा कुछ रेजोल्यूशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कुछ रीजंस के चलते नहीं कंप्लीट हो पाया तो इसमें एक बार का वन टाइम एक्सटेंशन मिलता है फॉर अप टू 90 days, और किसी भी हालत में फुल प्रोसेस जब से एप्लीकेशन सबमिट हुई है दैट शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 330 days, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। ओके, फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी पे भी क्वेश्चन आता है कि वो कितने डेज में कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर द रीजनल रूरल बैंक्स टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस। ऑप्शन है 10% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर, 12% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर, ऑप्शन सी 15% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर, ऑप्शन डी 18% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी। सो आरआरबी का पीएसएल टारगेट क्या है टुवर्ड्स लेंडिंग टू वीकर सेक्शन, ऑप्शन सी 15% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। आरआरबी को छोड़ के बाकी सब बैंक्स का वीकर सेक्शंस पे 12% का टारगेट है। आरआरबी का जो ओवरऑल टारगेट है वो भी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ बैंक विच इज 75% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। टोटल टारगेट भी 75% है और उसमें लेंडिंग टू वीकर सेक्शंस भी ज्यादा है, दैट इज 15%। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द लोन लिमिट फॉर द loans to the individuals for the purchase or construction of a dwelling unit in a city with a population of 50 lakhs and above to be eligible for priority sector classification. Options है 35 lakhs, 45 lakhs, 50 lakhs, 63 lakhs. So 50 lakhs and above की अगर population है so कितना अलाउड है लोन, 50 lakhs तक का। 50 lakhs का लोन आपका पीएसएल में काउंट होगा। सो इसमें देखिए तीन है आपको याद रखने हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज जहां पे पॉपुलेशन है अबव 50 lakhs, वहां पे लोन अमाउंट अप टू 50 lakhs पीएसएल में काउंट होता है। साथ में जो टोटल कॉस्ट है उस ड्वेलिंग यूनिट का दैट शैल नॉट एक्सीड 63 lakhs। 63 lakhs से ज्यादा का कॉस्ट नहीं होना चाहिए। लार्ज सिटीज में जहां पे पॉपुलेशन है बिटवीन 10 to 50 lakhs के बीच में, वहां पे 45 lakhs तक का लोन एलिजिबिलिटी है और टोटल कॉस्ट हाउस का शैल नॉट एक्सीड 57 lakhs। और अदर सेंटर्स जहां पे पॉपुलेशन है लेस देन 10 lakhs की, वहां पे लोन लिमिट अलाउड है आपकी टू बी काउंटेड अंडर पीएसएल इज 35 lakhs एंड कॉस्ट ऑफ द हाउस शैल नॉट एक्सीड 44 lakhs। ये वाला देखिए पार्ट पीएसएल का, क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर आईएफआई में भी था तो आपको इजी पड़ेगा। कुछ चैप्टर आपके इंडियन इकोनॉमी से मैच करते हैं, तो ये क्वेश्चंस इसमें भी प्रायोरिटी सेक्टर के काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीबीबी में भी, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है नो मार्जिन इज रिक्वायर्ड इन एजुकेशन लोन्स अंडर मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम अप टू डैश। ऑप्शन है 4 lakhs, 6 lakhs, 7.5 lakhs, 10 lakhs। सो राइट आंसर है 4 lakhs। 4 lakhs तक का एजुकेशन लोन में अब मार्जिन मनी नहीं रिक्वायरमेंट है। अबव 4 lakhs में अगर दिया जा रहा है लोन फॉर द स्टडीज इन इंडिया तो आपका मार्जिन मनी रिक्वायर्ड है 5%, और फॉरेन कंट्री में स्टडीज के लिए अब्रॉड में 15%, और अगर लोन आपका कवर्ड अंडर सीजीएफएमयू तो 7.5 lakhs तक के लिए
कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी भी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट शैल इंक्लूड डैश। ऑप्शंस आर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो बैंक जब एमसीएलआर रेट अपना फाइंड करती है तो उसमें ये तीनों चीजें कंसीडर करती है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो इसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, जो एडिशनल कॉस्ट बैंक को लग रहा है टू प्रोवाइड एन एडिशनल लोन, और नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो इससे निकाला जाता है क्योंकि सीआरआर जो बैंक्स मेंटेन करती है एज पर आरबीआई नॉर्म्स, उस पे आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट बैंक्स को नहीं देती है। तो वही पैसा अगर बैंक्स कहीं और इन्वेस्ट करती तो कुछ रिटर्न मिलता है, इसीलिए नेगेटिव कैरी ऑन फाइंड आउट होता है। साथ में लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स के और ऑपरेटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगते हैं, तो वो इसमें इंक्लूड करती है। और फोर्थ कंपोनेंट जो इंक्लूड करती है दैट इज टेन्योर प्रीमियम, क्योंकि जो लंबे मैच्योरिटी के लोन्स होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि उसमें रिस्क रहता है कि फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स में भी रीपे ना हो, तो टेन्योर प्रीमियम भी बैंक ऐड करती है। तो दीज आर द फोर कंपोनेंट्स व्हिच आर टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल फाइंडिंग एमसीएलआर रेट। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड व्हाइल एडवांसिंग अगेंस्ट बुक डेट्स इज डैश। ऑप्शंस आर असाइनमेंट, लिएन, प्लेज, मॉर्गेज। सो जब बैंक्स क्या मतलब कोई भी कंपनी है बुक डेट्स के अगेंस्ट अगर लोन ले रही है तो बैंक इस पे चार्ज क्रिएट कर रहा है। डेटर्स मतलब जो पैसा उस फॉर्म को मिलना था वो अब बैंक के फेवर में असाइन हो गया है। तो राइट आंसर है असाइनमेंट। असाइनमेंट चार्ज आपका क्रिएट होता है ऑन द बुक डेट्स, जो कि डेटर हो गया। सप्लाई बिल्स, जहां पर एज अ गवर्नमेंट वेंडर काम किया है किसी ने तो वो पैसा उनको मिलना था, वो बैंक के फेवर में असाइन हो गया। सिमिलरली इंश्योरेंस पॉलिसी जो है एलआईसी पॉलिसी वगैरह, जहां पे बेनिफिशियरी जो था वो अगेन बैंक के फेवर में असाइन हो गया, तो वो असाइनमेंट चार्ज। देन प्लेज चार्ज आपका क्रिएट होता है गोल्ड लोन के केस में, जहां पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स बैंक को दे दिए जाते हैं। मॉर्गेज क्रिएट होता है होम लोन के केस में। लिएन किसी पे भी असेट्स पे क्रिएट हो सकता है। और साथ में हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट होता है जब हम लोग कार लोन की बात करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी की, जहां पर हम लोग सिक्योरिटी का पोजेशन बोरोवर के पास रहता है। यहाँ पे भी सिक्योरिटी का पोजेशन बोरोवर के पास रहता है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बैंक यानी क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दी जाती है, मूवेबल असेट्स। लियन में भी ज्यादातर मूवेबल ही असेट्स होता है और वो क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो वहां पर वो रिटेन कर सकता है अपने पास जब तक सारा डेट्स रीपे ना हो। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ बुलेट रीपेमेंट ऑफ गोल्ड लोन्स। The period of loan shall not exceed 12 months from the date of sanction. The amount of loan sanction shall not exceed 2 lakhs at any point of time. Interest will become due for payment along with the principal only at the maturity. All of the above. So right answer is all of the above. जो bullet gold loans होते हैं उसमें maximum loan sanction shall not be more than 2 lakhs. Total tenure जो repayment का होता है वो 12 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 1 year का, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक साथ रीपे करना होता है ऑन द मैच्योरिटी ऑफ लोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ऑफ हाइपोथिकेशन। ऑप्शन है द बोरोवर में हाइपोथिकेट द सेम स्टॉक विद मोर देन वन बैंकर। ऑप्शन बी गुड्स रिमेन इन द पोजेशन ऑफ बोरोवर एंड देयरफॉर द क्रेडिटर हैज नो कंट्रोल ओवर सच गुड्स। ऑप्शन सी बोरोवर में सेल द मार्केटेबल स्टॉक्स एंड कीप ओनली द ऑब्सोलीट स्लो मूविंग स्टॉक्स फॉर द बैंकर टू रियलाइज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हाइपोथिकेशन जैसे मैंने बताया ये किस पे क्रिएट होता है, मूवेबल असेट्स पे क्रिएट होता है, बट ये जो असेट्स होते हैं दे रिमेन इन द पोजेशन ऑफ द बोरोवर इटसेल्फ। तो अब मान लीजिए जो स्टॉक्स है अगर उस पे हाइपोथिकेशन चार्ज बैंक ने क्रिएट किया है तो वो स्टॉक्स किसके पास है, बोरोवर के पोजेशन है। तो वो क्या कर सकता है, जिनका अच्छा प्राइस मिल रहा है, मार्केटेबल गुड्स है, उसको सेल कर सकता है, ऑब्सोलीट आइटम को रख सकता है। तो अगर वो डिफॉल्ट भी करता है तो बैंक को उसको सेल करके ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, वो एक से हो सकता है ज्यादा बैंक के पास सेम स्टॉक के अगेंस्ट लोन ले ले। तो ये सारे ही ड्रॉबैक्स है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बैंक शुड मेक अ प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स एट द रेट ऑफ डैश फॉर द एडवांसेस टू कमर्शियल रियल एस्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर। ऑप्शंस आर 0.5%, 0.75%, 0.25%, 1%। सो हमने देखा जो एनपीए सब स्टैंडर्ड डाउटफुल कैटेगरी के उनके लिए तो बैंक को प्रोविजनिंग करनी ही रहती है, साथ में जो स्टैंडर्ड एसेट्स भी होते हैं स्टैंडर्ड कैटेगरी में उसमें भी बैंक प्रोविजनिंग करती है।
सो CRE-RH की कैटेगरी के जो लोन्स है उसमें बैंक 0.75% की प्रोविजनिंग करती है। जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट होते हैं, ओके, शॉप्स वगैरह हो गए, जो रेसिडेंशियल हाउसिंग का पार्ट नहीं है, उसमें 1% की प्रोविजनिंग करती है। एग्री सेक्टर में लोन दे रहे हैं, MSEs को लोन दे रहे हैं, हाउसिंग वगैरह, वो सब में 0.25। अदर्स स्टैंडर्ड एसेट में 0.4% की प्रोविजनिंग बैंक करती है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन टू बी चेयरपर्सन ऑफ डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ऑप्शन ए, ही इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ऑप्शन बी, he has been a member of Indian legal service and held that post in grade 1 of that service for at least 3 years. Option C, held office as a presiding officer of tribunal for at least 3 years. Option D, all of the above. So DRT का जो मेन हेड होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और DRT का चेयरपर्सन कहलाता है। सो DRT का जो चेयरपर्सन है उसके ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको याद रखने, ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। एक तो जज ऑफ ए हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जज ऑफ ए हाई कोर्ट का इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। साथ में वो इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर हो और उस पोजीशन में ग्रेड 1 पे काम कर चुका हो 3 साल, या फिर DRT में एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर 3 साल के लिए काम कर चुका हो। वहीं जब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करते हैं DRT के, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है तो ही शुड बी अ क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का इक्विवेलेंट क्राइटेरिया होता है। और टेन्योर की बात करें तो चेयरपर्सन का टेन्योर होता है 5 इयर्स का अप टू ही रीचेज द एज ऑफ 70 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है 5 इयर्स टिल ही रीचेज द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो क्योंकि टेन्योर के ऊपर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है SARFAESI Act is applicable to cases where security interest for securing repayment of a financial asset is more than dash and amount due is dash or more of the principal amount and interest. ऑप्शन है 2 lakhs and 20%, 1 lakh and 20%, 5 lakhs and 25%, 1 lakh and 10%। सो SARFAESI Act कब लागू होता है? एक तो जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट बैंक का क्रिएट है एक तरीके से आउटस्टैंडिंग, इट शुड बी एटलीस्ट मोर देन 1 lakhs, it should be more than 1 lakhs, और जो आउटस्टैंडिंग it should be at least 20% of the principal or interest। so option B is the right answer। साथ में SARFAESI Act कभी भी एग्रीकल्चर लैंड पर एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। फर्स्ट है देयर आर 3 parties to a contract of indemnity, indemnifier, indemnity holder and the person on whose behalf indemnity is given। Second है indemnifier liability occur only if the indemnity holder suffers the loss। Third, customer as a matter of right without an indemnity can obtain duplicate of demand drafts or traveler check। Fourth, indemnities are required by banks purely as a formality and does not serve any other purpose। Option A 2, 3 and 4 are correct। Option B 2 and 3 are correct। Option C 2 only is correct। Option D 2 and 4 are correct। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, 3 पार्टीज नहीं होती है, सिर्फ 2 ही पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ 2 पार्टी होती है। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, अगर होल्डर को इंडेमनीफाइड को अगर एक्चुअल में लॉस होगा तभी इंडेमनीफायर की लायबिलिटी अराइज होगी और वो उसको कंपनसेट करेगा, जब तक लॉस नहीं हुआ है तब तक लायबिलिटी अराइज नहीं होती। कस्टमर की राइट नहीं होती है कि वो डीडी का डुप्लीकेट मांग ले या एफडी रिसीट का डुप्लीकेट मांग ले। ओके, ये उसकी राइट नहीं, उसने खो दी है तो अब उसको इंडेमनिटी देनी पड़ेगी कि अगर फ्यूचर में ओरिजिनल डीडी प्रेजेंट होती है उसके अगेंस्ट बैंक की लायबिलिटी अराइज होती है टू मेक द पेमेंट, तो उसमें कस्टमर बैंक को कंपनसेट करेगा। सो इट इज नॉट अ राइट ऑफ द कस्टमर। और साथ में ये सिर्फ फॉर्मेलिटी का काम नहीं करता है, इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द बैंक फ्रॉम द डबल पेमेंट। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो सिर्फ ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड वाला करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ गारंटी इंश्योर्स टाइमली पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स टू द सेलर और एक्सपोर्टर, फेलिंग विच द गारंटी कैन बी इन्वोक्ड। ऑप्शंस आर परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी। सो ये डिफरेंट टाइप्स की गारंटी है। सो वैसी बैंक गारंटी जहां पर एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जहां पर मान लीजिए इंपोर्टर ने एक हैवी कैपिटल एसेट परचेज किया है जिसका पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट्स में करने वाला है, तो एक्सपोर्टर को रिस्क है कि मे बी कोई इंस्टॉलमेंट उसकी ना पे हो, तो उसके लिए जो वो बैंक से गारंटी लाता है उसको डेफर्ड पेमेंट गारंटी कहते हैं। जैसे कि नाम में भी है, यहाँ पर जो पेमेंट है
वो इम्पोर्टर क्या कर रहा है, डेफर कर रहा है, उसका पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स में कर रहा है, तो उसी के लिए बैंक गारंटी दे रहा है कि जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में आएंगे वो सारे आ जाएंगे, और अगर इम्पोर्टर डिफॉल्ट करता है तो वो उस गारंटी को इन्वोक किया जा सकता है, बैंक विल मेक द पेमेंट। नेक्स्ट है, इन डैश क्रेडिट बेनिफिशियरी इन हुज फेवर एलसी इज इशूड यूजेस द सेम टू ओपन अनदर एलसी फ्रॉम हिज बैंक इन फेवर ऑफ हिज सप्लायर। ऑप्शन है रिवॉल्विंग एलसी, बैक टू बैक क्रेडिट, रेड क्लॉज एलसी, इररिवोकेबल क्रेडिट। सो डिफरेंट टाइप्स की जितनी एलसीज है सबकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाइएगा, ऑल आर इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर है बैक टू बैक क्रेडिट। तो जहां पर एलसी एक इशू हुई है इन द फेवर ऑफ एन सेलर, तो वो उसी एलसी के बिहाफ पर अपने खुद के सप्लायर के लिए एलसी ओपन करवाता है, उसको बैक टू बैक एलसी कहते हैं। रिवॉल्विंग एलसी तब यूज होती है जब बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं दो पार्टीज के बीच में, सेलर बायर के बीच में, तो बार बार एलसी ना ओपन करवानी पड़े, उसके लिए वो लोग एक ही एलसी ओपन करवाते हैं जिसमें एक अमाउंट फिक्स होता है और बार बार जब बिल एक्सपायर होता है तो वापस से रिन्यू कर दिया जाता है। रेड क्लॉस एलसी होती है वो एंटीसिपेटरी एलसी के अंदर में आती है, रेड क्लॉस और ग्रीन क्लॉस, जहां पे एक्सपोर्टर को प्री शिपमेंट क्रेडिट मिल जाता है कि वो उस पैसे को यूज करके रॉ मटेरियल को परचेज, पैकेजिंग ये सब कर सके। इररिवोकेबल एलसी कौन सी होती है, जहां पर एलसी का कोई भी टर्म्स में कुछ अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, ना तो उसको कैंसिल करी जा सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी। ओके, next is the International Chambers of Commerce issues a set of rules that govern the use of documentary credits in international trade, which is the current version. Options है UCP 800, UCP 500, UCP 650, UCP 600। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है पहले। राइट आंसर है UCP 600, फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। और ये कौन इशू करता है वो भी ऊपर लिखा है, आईसीसी इशू करती है, इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो यूसीपी क्या होता है, इसमें स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं रिगार्डिंग द इशू ऑफ एलसी, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज अगर अलग अलग रूल्स फॉलो करेगी तो इंटरनेशनल ट्रेड करने में दिक्कत आएगी, इसीलिए ये स्टैंडर्डाइज रूल्स प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द एलसीज। नेक्स्ट है, द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय एमएससी यूनिट शुड बी रिसीव्ड ऑन और बिफोर द अग्रीड डेट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डैश फ्रॉम डिलीवरी। ऑन फेलियर टू effect the payment, buyer has to pay the compensation at dash. Options है 30 days and 2 times the bank rate, 45 days and 3 times the bank rate, 60 days and 4 times the bank rate, 90 days and 2 times the bank rate. सो अगर एमएससी सेलर ने कुछ भी माल सेल किया है तो जो भी अग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिल जाना चाहिए, बट मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसमें उसको पेमेंट आ जाना चाहिए दैट इज 45 डेज। अगर नहीं पेमेंट आता है तो बायर को कंपनसेशन प्रोवाइड करना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देना होता है इक्विवेलेंट टू 3 टाइम्स द बैंक रेट जो आरबीआई ने उस समय नोटिफाई किया होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, दैट इज द समाधान पोर्टल, जहां पे एमएससी सेलर डिलेड पेमेंट्स रिलेटेड अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर बैंक्स कवर द क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस without any collateral security to a single eligible borrower not exceeding dash. Options are 2 crores, 5 crores, 10 crores, 20 crores. So credit guarantee fund schemes जो जहां पर बैंक को गारंटी मिलती है to provide the credit facilities, okay, to mainly to the MSEs without taking any collateral security. तो इसमें मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना कवर होता है, दैट इज 10 करोड़। पहले ये अमाउंट 5 करोड़ था, बाद में इसमें रिवाइज करके 10 करोड़ कर दिया है। तो ये टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है आपका अप टू 5 लाख, फिर अबव 5 लाख टू 50 लाख, और ये पहले 5 करोड़ तक का होता था, अब ये 10 करोड़ तक हो गया। सो 50 लाख टू 10 करोड़। तो माइक्रो एंटरप्राइज की देखिए दी हुई है, माइक्रो एंटरप्राइज ने अगर लोन लिया है तो यहाँ पर 85% का गारंटी कवरेज बैंक्स को रहता है इफ द लोन इज अप टू 5 लाख। इस इतना तक का अगर लोन लिया है इस रेंज में तो 75% तक गारंटी कवर है, और इस रेंज में लोन दिया है तो 75% अगेन। ये भी देखिए बढ़ गया है, आप याद रखिएगा। वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 90% हो गया है, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टेबल आप अच्छे से याद करिएगा, एकदम अपडेटेड टेबल है ये आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर फाइनेंस अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप अलोन इज प्रोवाइडेड अप टू अ कार्ड लिमिट ऑफ डैश। फॉर केसेस विद द टाई अप फॉर द रिकवरी बैंक में वेव द कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द लोन अप टू डैश। ऑप्शन है 2 lakhs and 3 lakhs, 1.6 lakhs and 3 lakhs, 1.6 lakhs and 2 lakhs, 2.5 lakhs and 5 lakhs। सो सिर्फ क्रॉप्स के अगेंस्ट में अगर बैंक लोन दे रही है
विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटी दैट इज प्रोवाइडेड फॉर द लोन अप टू 2 lakhs। और अगर टाई अप अरेंजमेंट में लोन दिया गया है तो वहां पर 3 lakhs तक का बैंक लोन दे सकती है विदाउट टेकिंग एनी कोलेटरल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो 2 lakhs की लिमिट बाद में एनहांस हुई थी, इसमें ओल्ड लिमिट जो आपको मैकमिलन बुक में देखने को मिलेगी दैट इज 1.6 lakhs, जिसको बाद में एनहांस करके 2 lakh कर दिया। मतलब 2 लाख तक का बैंक लोन दे सकती है विदाउट टेकिंग एनी कोलेटरल सिक्योरिटी फ्रॉम द फार्मर्स। सिर्फ जो क्रॉप्स हैं ओके उसी को बैंक क्या है हाइपोथिकेट करेगी अपने फेवर में, बाकी कोई एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेगी। नेक्स्ट है हाउ द शॉर्ट टर्म केसीसी लिमिट इज कंप्यूटेड फॉर द फर्स्ट ईयर। सो करेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है क्या होता है, तो पहले तो केसीसी लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी विच इज स्केल ऑफ फाइनेंस। जो कौन बताता है, डीआरटीसी। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी ने जो उस क्रॉप का स्केल ऑफ फाइनेंस बताया पर हेक्टेयर का, मल्टीप्लाई बाय द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन, उसको कर देंगे प्लस एडिशनल 10% ऑफ द लिमिट फार्मर्स को दी जाती है, जिससे वो अपना पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज का खर्चा, अपना कंजम्पशन का खर्चा वो मेंटेन कर सके। साथ में एडिशनल 20% ऑफ द लिमिट फार्मर्स को दी जाती है, जिससे वो फार्म असेट्स का रिपेयर मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस का खर्चा है, वो सब निकाल सके। तो ये फर्स्ट ईयर की लिमिट होती है। फिर हर साल इस लिमिट में एडिशनल 10% दिया जाता है, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट बढ़ सकता है, तो ये हर साल 10-10% ऐड करके दिया जाता है। तो जो 5th ईयर की लिमिट आती है वो आपकी फाइनल केसीसी की लिमिट कहलाई जाती है। ओके, हर साल 10-10% करके दिया जाता है, तो 5 ईयर्स के लिए ये बनाई जाती है। नेक्स्ट है नॉट लेस देन डैश ऑफ द नेट एसेट्स टू बी qualifying asset for the NBFC MFIs which is a collateral free loan given to households with an income up to dash. Options are 60% and 3 lakhs, 75% and 3 lakhs, 60% and 2 lakhs, 80% and 1 lakhs. So जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको माइक्रो लोन्स देने होते हैं, छोटे अमाउंट के लोन्स ऐसे लोगों को, ऐसे हाउसहोल्ड्स को जिनकी इनकम है अप टू 3 lakhs विदाउट टेकिंग एनी कोलेटरल। सो ऐसे लोन कम से कम उनके 60% होने चाहिए, टोटल एसेट्स के 60%। पहले 75% था, उसके पहले 80% था, अब रिड्यूस हो गए 60% हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो 60% क्वालिफाइंग एसेट होने चाहिए, जो पहले 75% हुआ करता था। तो ऐसे हाउस होल्ड्स को देने हैं वो माइक्रो एसेट्स में काउंट होंगे विच आर हैविंग द इनकम अप टू 3 lakhs एंड दैट शुड बी कोलेटरल फ्री लोन्स। ओके, नेक्स्ट है अंडर को लेंडिंग मॉडल एनबीएफसी शैल बी रिक्वायर्ड टू रिटेन मिनिमम ऑफ डैश शेयर ऑफ द इंडिविजुअल लोन ऑन देयर बुक्स। ऑप्शन है 10%, 15%, 20%, 25%। सो को लेंडिंग मॉडल जहां पे बैंक्स और रजिस्टर्ड एनबीएफसी मिलकर लोन देते हैं टू द प्रायोरिटी सेक्टर, तो वैसे लोन्स में एनबीएफसी को जरूरी है कि वो जो रिस्क शेयरिंग करे अपने बुक्स में एसेट्स को शो करे, दैट शुड बी एटलीस्ट 20%। तो 20% जो होता है वो एनबीएफसी को रिटेन करना पड़ता है, और बैंक्स मैक्सिमम 80% शेयर कर सकती है, मिनिमम 20% एनबीएफसी को शेयर करना होता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ बेनिफिशियरीज इज डैश फॉर SC/ST, डैश फॉर माइनॉरिटीज एंड डैश फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर दीनदयाल अंत्योदया NRLM स्कीम। ऑप्शंस आर 50%, 15 and 3%, 40%, 25 and 2%, 60%, 35 and 5%, 25, 15 and 1%. So NRLM इस जो स्कीम है विच इज टू टेक द पुअर पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लाना, वहां पर जो बेनिफिशियरीज का कॉम्पोजिशन है दैट इज 50, 15 and 3। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 50% जो कॉम्पोजिशन होगा SC/ST का रहेगा, 15% माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और 3% डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए। नेक्स्ट है अंडर PMEGP विच इज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, the maximum project cost allowed is dash for the manufacturing unit and dash for the service units. Options है 50 lakhs and 25 lakhs, 25 lakhs and 10 lakhs, 20 lakhs and 10 lakhs, 50 lakhs and 20 lakhs. So PMEGP के अंदर में जहां पर क्रेडिट सब्सिडी वगैरह मिलती है यूनिट्स को अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, तो मैक्सिमम उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो सकती है दैट इज 50 lakhs इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और अगर सर्विस सेक्टर में है तो 20 lakhs। कितनी सब्सिडी मिलती है दैट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स, जनरल कैटेगरी का बोरोवर है या SC/ST अदर कैटेगरी का बोरोवर है, और दूसरा डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट अर्बन एरिया में सेटअप कर रहा है कि रूरल एरिया में सेटअप कर रहा है।
सो जनरल कैटेगरी का बोरोअर अगर अर्बन एरिया में प्रोजेक्ट सेटअप करता है तो सब्सिडी मिलती है 15%, जनरल वालों को रूरल एरिया में सब्सिडी मिलती है 25%, अदर कैटेगरी के अर्बन एरियाज में 25%, अदर कैटेगरी ऑफ बोरोअर को रूरल में 35%। सो जो सब्सिडी की रेंज होती है दैट वेरीज फ्रॉम 15 to 35%। ये एक्चुअल रेंज है जो आपको याद होनी चाहिए अंडर पीएमईजीपी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पंचसूत्रास ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ऑप्शंस आर रेगुलर मीटिंग्स, रेगुलर सेविंग्स, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, रेगुलर बैंक फंडिंग। सो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके 5 सूत्रास क्या है, फॉलो होने चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द फंडिंग। ऑप्शंस देखिए हमने, तो क्या है इनकरेक्ट कौन सा है, रेगुलर बैंक फंडिंग। सो 5 सूत्रास क्या है, रेगुलर उनको मीटिंग्स होल्ड करनी है, मेंबर्स रेगुलर बेसिस पे अमाउंट कुछ फंड क्या है सेव करें, आपस में इंटर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करें, इंटरनल लेंडिंग करें, इंश्योर करें कि उन लोन्स का रेगुलर रीपेमेंट आ रहा है, और अप टू डेट रेगुलर बेसिस पे बुक्स को मेंटेन करें, बुक कीपिंग करें। सो दीज आर द पंचसूत्रास व्हिच हैव टू बी फॉलोड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और जो इनको लोन दिया जाता है डिपेंड्स अपॉन देयर सेविंग्स विच वेरीज फ्रॉम 1:1 टू मैक्सिमम 1:4। ये रेशियो होता है मैक्सिमम लोन देने का, जितना सेविंग्स होता है उसका मैक्सिमम 4 टाइम्स इनको लोन एलिजिबिलिटी होती है इनकी। ओके सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का ये सेशन भी ओवर होता है जहां हमने मॉड्यूल बी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस केसेस आ सकते हैं वो भी डिस्कस करें। अगर आपको पसंद आया हो जरूर को सेशन को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।